वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में फिर ये तीसरा एपिसोड है, तीसरा वीडियो है, जिसमें हम अभी जो 30 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय मुंबई के द्वारा जो कुछ आदेश दिया गया, जो कुछ निर्देश दिया गया, जो कुछ चर्चा हुई और जो अभिमत निकल के आया, उस पर बात करने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें जो मैंने आपको बोल दी थी उनकी पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बंधु मेरे पीछे लगे रहते हैं कि आप जल्दी किया करो, तो मैं अब जल्दी कर रहा हूँ। और ये 2 वाक्य चले गए, उसके लिए क्षमा करना कि मैंने जल्दी करने वाली बात का केवल उल्लेख कर दिया। कुछ बंधु अभी भी नीचे मैं आपकी हर टिप्पणी पढ़ता हूँ, जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं, मैं चाहे 1000 कमेंट होते हैं कई बार, लेकिन मैं रात भर जगता हूँ और आपके हर कमेंट पर मैं अपनी तरफ से संकेत देता हूँ कि आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है। और जहाँ बहुत ज़रूरी होता है उस पर प्रति उत्तर देना, मैं तत्काल वहाँ प्रति उत्तर भी देता हूँ। ये बात ख़त्म हो गई। अब कि मोदी रिश्ता निभाएंगे, बात ख़त्म हो गई। या कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे इतने पावरफुल हैं कि वो जज को और कोर्ट को और इनको उनको सबको खरीद डालेंगे और ये कुछ नहीं होगा, बात ख़त्म हो गई। समय लगता है, कोई भी काम तब होता है जब वो होना होता है, लेकिन यहाँ गड़े मुर्दे निकलते हैं। याद रखिए, रशिया में और न जाने किन किन देशों में जो पुराने पुरखे उनके गड़े हुए थे, उनके कब्रों में से निकाल के उनको फेंका गया। अभी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को खोद के और फेंकने की योजना चल रही है ना। वो एक अलग विषय है, लेकिन मांग तो हो रही ना भाई। तो छूटता कोई नहीं है, छूटता कोई नहीं है। उद्धव ठाकरे तो हाड़ मांस का पिंजरा है, हाँ? और बाला साहब ठाकरे की संतान होने से उसको इज्जत मिली रही और उसी के लिए वो पार्टी हाथ में आई। तो तुम्हें है क्या, हाँ? कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करते इन लोगों की। सुबह इन लोगों की अगर याद आ जाए तो रोटी नहीं मिलती लोगों को। पिता पुत्र की ये स्थिति अभी महाराष्ट्र में। और सनातन समाज, हिंदू समाज, अरे बाल ठाकरे की बात अलग थी। इन्होंने तो जब बेचारे जैनियों के पीछे एक दफे लग गए थे कि जैनियों से कोई अहिंसा और मांसाहार का विरोध किया था, तो ये दोनों बाप बेटे की पार्टी और ये बाप बेटे वहाँ जैन मंदिर के आगे मुर्गा और तीतर लेके पहुँच गए थे। इनकी तो बुद्धि तो कब से खराब थी, तभी वो और दो साधुओं की हत्या हुई और हत्या का इनके ऊपर ही पाप मढ़ा पूरा। एक गिलहरी मर जाती है गांव में। मैं तो गांव से जुड़ा हुआ रहा हूं बहुत बचपन से, अब जरूर महानगरी और नगरी बोध में आया। गिलहरी मर जाती गलती से तो पूरे गांव उसको अलग कर देता है। फिर वो पूरे 3 महीने तक व्रत उपवास करता है, 3 नदियों में जाके स्नान करता है, फिर बालिकाओं का भोजन करवाता है, ब्राह्मणों से दक्षिणा देके और वो उस पाप से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करता है। एक गिलहरी मर जाने से सनातनी अगर है तो सुन ले इस बात को। तो ये उद्धव ठाकरे और उसके लड़के की सरकार के दौरान 2 बेचारे वो कैसे साधुओं को वो करा के उनको मार डाला, तो उसके पाप नहीं लगेंगे? वो नहीं लग रहे हैं, वंश खत्म हो जाएंगे इनके। विषय बदलते, क्षमा करना। तो अभी क्या है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ बातें जो मैंने पहले बोल दी है अब नहीं बोल रहा हूँ। 4 तरीके से अब ये 30 अप्रैल, पहले तो एक बात कहना चाह रहा हूँ। पहले वर्बली मौखिक रूप से जो माननीय न्यायमूर्ति जी बोल देते हैं वो तो नोट डाउन हो ही जाता है, लेकिन एक व्यवस्थित रूप से ऑर्डर जो बाद में बन के आता है, वो नोट शीट के रूप में, ऑर्डर के रूप में, वो बाद में आता है। बाद में उसमें और चीज़ों का खुलासा होता है। तो उसमें तिथि परिवर्तन का भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी तिथि मान के चलिएगा ये 18 जून और 15 जुलाई, और ये अलग अलग संदर्भों में है, इसलिए आप भ्रमित मत होइए। हमें इस केस के पीछे यूँ मान के चलना है कि हर सप्ताह हियरिंग करा सकते हैं। आपको कई नए आउटकम्स पता चलते हैं। नीलेश राणा जी अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं, और वो टीम बहुत 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 समझदार टीम है, आपके पास में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जो भी सर्चेज नहीं निकल के आती है, आप हर सप्ताह अपना वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं और उसको मेंशन करवा सकते हैं, मेंशन करके और कभी भी हियरिंग करवा सकते हैं। और ये 30 अप्रैल के आदेश में शामिल है कि इस केस की
हियरिंग मिडवाइल बीच में भी, वेकेशन में भी, कभी भी हो सकती है। और वो चाहे तो हर सप्ताह हो सकती है, सप्ताह में 2 बार तो वैसे भी होती है, लेकिन अपना ही केस नहीं भाई, और लाखों केस पड़े हुए हैं, तो इतना तो मानते हैं। फिर दूसरा, कुछ बंधु वो एक हताश हो गए कि अब तो 5 साल जाना, मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था कि इसमें समय लगेगा थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं होता है, हर एक प्रक्रिया होती है, समय तो लगना ना। लेकिन यदि ठीक गति से ये केस चला तो 4 से 6 महीने में भी पूरा हो सकता है। नोटिसेस, ये जितना काम था, क्योंकि अभी जो 500,000 पेज की जो पिटिशन है वो वही एफआईआर। कुछ लोगों ने कहा कि एफआईआर क्यों नहीं की, एफआईआर क्या होती है? एफआईआर की रिपोर्ट तो कोर्ट में रखी जाती है, यहाँ तो कोर्ट खुद ही उस पिटिशन को एफआईआर मान के और निर्देशित कर रहा है कि इसे अनुरूप इन्वेस्टिगेशन करें आप। देखिए क्या होता है, पुलिस विभाग की बात कर रहा हूँ, न्यायालयीन प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, एफआईआर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो जो होती है, उसके बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, और उसका इन्वेस्टिगेशन, जिसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में फिर उसमें जो फाइंडिंग्स मिलते हैं उसके आधार पर चार्जशीट तय होती है। यहाँ तो चार्जशीट पूरी को ही मान लिया गया है। आप समझ रहे बात को? पूरी जो वो 1000 पेज का, 800 पेज का, 500 पेज का जितना भी पिटिशन है, उस पूरी पिटिशन को ही चार्जशीट मान लिया है। जो चार्जशीट अमूमन 4-4, 6-6, 10-10 साल के बाद में ट्रायल कोर्ट में निकल के आती है। ट्रायल कोर्ट में समय ज़्यादा लगता है, हाई कोर्ट में मीनवाइल अमूमन 3 महीने से लेकर के और 3 साल के बीच बीच में ये निपटारे हो जाते हैं। लेकिन अगर एक पक्ष है वो ज़्यादा पेंडिंग डालेगा तो फिर 3-4 साल, 5 साल भी हो सकते हैं। अन्यथा ये केसेस 2 से 3 महीने में भी निपट जाते हैं, और इस केस में यही होगा, क्योंकि चार्जशीट ही वो बन गई है। जो मैं सोचता हूँ कि ट्रायल कोर्ट का सारा काम खत्म हो गया, वहाँ से निकल करके चार्जशीट हो गई, वहाँ का डिसीजन हो गया, ये सारी चार्जशीट को मान लिया गया पिटिशन को हाई कोर्ट के द्वारा। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, मैं प्रसन्न हूँ इस बात का, और मैं बार बार इस बात को भी कह रहा हूँ कि एक नए तरीके का एक केस बनेगा। अब फिर कह रहे हैं कि आप केस के बारे में ज़्यादा बताया नहीं। केस के बारे में कि रोहन राय पर ही ये स्टार्ट हो रहा है, ये केस वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आदित्य ठाकरे में जाके ख़त्म होगा। आप समझ गए? यात्रा इन्वेस्टिगेशन की शुरू होगी रोहन राय से और ख़त्म होगी आदित्य ठाकरे की, और आदित्य ठाकरे पर, और इन बिटवीन बहुत सारे किरदार हैं जो उसमें लपेटे में आएंगे। 40, 50, 100 भी हो सकते हैं। इसमें कई पुलिस अधिकारी भी न केवल आएंगे लपेटे में, उनकी न केवल नौकरियां जाएगी, बल्कि उनको अरेस्टिंग होगी, उनको भी फांसी भी हो सकती है, क्योंकि पद का दुरुपयोग वाला मामला बनेगा। सचिन वाजे वगैरह वगैरह, ये बहुत सारे लपेटे में आएंगे। कई ये तो नाम दिखाई दे रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो अभी रोहन राय को लेकर के जो बात मुख्यतः केंद्र में आ रही है कि उसने ये कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे के इशारे पर दिशा सालियान को रोहन राय 4 दिसंबर को ही ले करके और अपने माता पिता के घर से पहली बार वो दूर, इतने 40 किलोमीटर दूर, जो भी जितना दूरी है वहाँ से लेके आता है कि वहाँ बर्थडे मनाएंगे। तब इनके साथ में रिया चक्रवर्ती भी थी। रिया चक्रवर्ती 8 तारीख तक रहती है इनके साथ में, और शोभित भी रहता है, ऐसा कहा जा रहा है। और इधर ये लेकर के आ गए 4 की रात, 5 की रात, 6 की रात, 7 की रात, 8 की रात्रि में और 9 का सवेरे से पहले दिशा का रेप और हत्या होती है। और उसी समय 6 तारीख को जो सचिन वाजे हैं उनको रिस्टेबल किया वापस। 16 साल से वो बर्खास्त थे, और प्रॉपर सारी प्रक्रिया किए बिना ही मुख्यमंत्री के और मंत्रालयों के, राज्य सरकार महाराष्ट्र के विशेष आदेश के तहत उनको वापस नौकरी दे दी गई, और वहाँ पर उनको पोस्ट कर दिया गया इनकी निगरानी के लिए। तो परिणाम क्या हुआ कि ये 6 को हुआ, 7 और 8 को, तो 6 के बाद 7 और 8 में सारी तैयारियां, क्योंकि सचिन वाजे इस मामले में कुख्यात रहे हैं कि कहाँ पर क्या करना है, सीसी कैमरे कहाँ से गायब करना है, कहाँ से किनको ब्लॉक करना है, ये सारे काम करके और फिर हुआ। लेकिन जो डिजिटल फैक्ट्स हैं उनको नकार नहीं सकते। सीबीआई ने इंक्वायरी की, अभी तो सीबीआई के ऊपर भी बहुत सारे, सीबीआई भी लपेटे में है, और रिया चक्रवर्ती पर अलग से
इन्वेस्टिगेशन और नए सिरे से और भी होना है। यदि वो भागी है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से कोई बचेगा नहीं। ये भागने की कोशिश में ये भी पकड़ में आएगा। तो अभी ये सब एक दूसरे को मना कर रहे हैं, और इस बात को सीबीआई ने भी नोटिस किया है। सीबीआई ने जो वहाँ पर एसआईटी के पास में सीबीआई की पूरी रिपोर्ट है, उन्होंने जो वहाँ कोर्ट में दी है, हाई कोर्ट में, वहाँ पर वो बता रही सीबीआई खुद कि ये एक दूसरे को पहचानते नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। अर्थात रिया चक्रवर्ती कहती कि मैं आदित्य को नहीं जानती, आदित्य कहता मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता। फिर उधर से जो सूरज है वो बोल रहा है, सूरज पंचोली के मैं आदित्य को नहीं जानता, और ये इधर से उसको सुशांत को फिर खबर करती है। और ये सारा केस जो उलझा है, इस उलझन में सारा किरदार, और ये 3 दफे बल्कि 4 दफे कहा जा रहा है कि इसने अपने बयान बदले हैं। जो ये है रोहन राय, इसने 4 तारीख को वो जो उसको दिशा सालियान को लेके आया था, उसको लेके ये 4 तरीके से बातें बता रहा है अलग अलग, और चारों डॉक्यूमेंटल बता रहा है, चारों एफिडेविट में एक तरीके से बता रहा है, चारों बयान अलग अलग हो गए। तो संदेह की केवल आधार ही नहीं, बल्कि वो वहीं से कल्प्रिट है। ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्प्रिट एंड मेन कल्प्रिट आल्सो, हु डिड ऑल दी 120B। उसी के द्वारा ही सब कुछ हुआ, वो मुख्य किरदार है। हत्या किसी और ने की होगी, वो सब कुछ हुआ होगा, रेप भी हुए होंगे, सब कुछ हुआ, लेकिन ये उसका सारा योजना किसने बनाई है? इसने बनाई है। बाद में जिनको वो अंजाम देना था वो अंजाम उन्होंने दिया। तो अभी जो मामला है, वो मामला अभी भी मैं सोचता हूँ मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। कल सुबह फिर मैं ये जो 4 एस्पेक्ट पर अलग अलग रोहन पर जाकर के, और ये सुशांत के साथ में कैसे कनेक्ट हो रहा है, और सुशांत के मर्डर तक ये मामला कैसे पहुंचा है, और दोनों लिंक कैसे हो रहे हैं, और इसमें कौन किरदार क्या क्या है, जो कोर्ट के अंदर जिनके डॉक्यूमेंट दर्ज हो गए हैं, और डिजिटली भी और डॉक्यूमेंटल भी, और सीबीआई ने क्या कुछ बोला, गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से क्या आया, इन सब के बारे में कल सवेरे फिर आपको एक और मैं वीडियो जारी करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा। और मेरा साथ दीजिए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वो बिंदु निकाल के लेके आऊँ जिनकी जानकारी आपको कम हो, और साथ ही नीलेश जी जो इस काम को कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम को भी थोड़ा मैं सहयोग कर सकूं। भारत माता की जय।